मेरे पति ने मुझसे कहा था कि घर के सबसे बड़े कमरे में आ जाओ, वहां पर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है। मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाती हूँ। लेकिन जब मैं कमरे में गई तो वहां पर सामने एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था। इसका मतलब था कि मेरा गिफ्ट इतना बड़ा था कि वह पर्दे के पीछे रखा था। लेकिन यहाँ पर जो आदमी खड़ा था, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। ये तो मेरे जेठ जी थे। मैंने कहा कि जेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा गिफ्ट है। आपको यहाँ किसने बुलाया? तो कहने लगा कि तुम्हारे पति ने मुझे कहा है कि इस कमरे में आ जाओ क्योंकि मैंने आपके लिए एक गिफ्ट रखा है। मैं हैरान हुई। मैंने कहा कि मुझे भी यही कहा है। इसका मतलब है कि हम दोनों का तोहफा एक जैसा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि ये तो अब पता चल जाएगा, पर तुम्हारा पति रह कहाँ गया? मैंने कहा कि आता ही होगा, पर 1 घंटे तक हम उसे कमरे में खड़े रहे, कोई भी नहीं आया। थोड़ी देर के बाद मेरे पति का फोन आया और कहने लगा कि अंदर आ जाओ और पर्दा हटाओ, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख लेना, क्योंकि आज आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मिलने वाला है। मैंने सोच लिया था कि मेरे पति ने शायद गाड़ी ली थी। मैंने उसे पहले से कहा था कि हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी होनी चाहिए, और मेरे जेठ जी को भी गाड़ियों का बहुत शौक था, और फिर गाड़ी घर में आती तो वो भी इस्तेमाल करते। शायद इसीलिए हम दोनों को ही एक साथ गिफ्ट देना चाहता था और बताना चाहता था कि उसने गाड़ी ले ली है। यह इस घर का सबसे पहला और सबसे बड़ा कमरा था। गाड़ी सीधा इस कमरे में आ सकती थी। जब उसने कहा कि घर के सबसे बड़े कमरे में आ जाओ, तो तब मैं समझ गई थी कि शायद तोहफा बहुत बड़ा है। मैंने जेठ जी से कहा कि चलें, एक साथ पर्दा हटाते हैं और हमारे लिए क्या तोहफा है, कौन सा गिफ्ट है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, चलो। हम दोनों आगे बढ़े और हम दोनों ने जैसे ही पर्दा हटाया तो ऐसा लगा कि जैसे हमारे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई है, क्योंकि सामने जो कुछ हो रहा था उसको देखकर हमने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। इतना घटियापन हमारे सामने। मेरा पति और मेरी जेठानी एक दूसरे के साथ। मेरा जेठ तो आगे बढ़ गया, लेकिन मैं वहीं पर जमीन पर बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि मैंने अपने पति को कभी ऐसी हालत में। मैं सिर्फ 18 साल की थी जब मेरी शादी मेरे पति हिमेश के साथ हुई। हिमेश की शक्ल सूरत का तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वह भी मेरी तरह जवान था। उसके घर में उसका एक बड़ा भाई और उसकी पत्नी रहती थी। उन लोगों की शादी को 5 साल हो गए थे, और मेरा जेठ, जिसका नाम महेश था, वह मेरे पति से 5 साल बड़ा था। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मैं खूबसूरती में उससे भी आगे थी। मेरी सुहागरात थी, तो मैं अपने कमरे में बैठी थी जब मेरी जेठानी मेरे पास आई। मैंने अपनी जेठानी को नजर भर के देखा। यह भी बहुत खूबसूरत थी। इसने साड़ी को कुछ नीचे ही बांध रखा था और कमर मटकाकर चलती थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसको अपने ऊपर बड़ा गर्व है, और आकर मेरे पास बैठ गई। उसके हाथ में दूध का गिलास भी था। मुझे कहने लगी कि तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा भाग्यशाली लड़की हो। मैंने कहा कि क्यों, ऐसा भी क्या है? तो कहने लगी कि इस खानदान के मर्द अपनी औरतों से बहुत प्यार करते हैं, तू यहाँ पर बड़ी खुश रहेगी। इस बात पर मैं हंस पड़ी तो उसने कहा कि हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही। इस खानदान के मर्दों को औरतों से बहुत मोहब्बत है, बड़े चाव से रखते हैं औरतों को। लेकिन हाँ, तुझे भी सब कुछ सोच समझ के करना होगा। देवर जी की कोई बात न टालना। अगर तू उसको खुश रखेगी तो वह भी तुझे खुश रखेगा। बस मैं तुझे ये बता रही हूँ कि देवर जी की दुखती राग वही है जो हर मर्द की होती है, और वही है जो मेरे मर्द की भी है। मैंने कहा कि इसीलिए तुम हमेशा इतनी तैयार होकर रहती हो। तो कहने लगी, और क्या, अगर औरत तैयार होना छोड़ दे तो उसके मर्द को एक पल नहीं लगता दूसरी औरत के पीछे जाने के लिए। मैंने तुझे कहा ना, इन मर्दों को बांध के रखना बहुत जरूरी है, और बांध के रखने के लिए औरत के पास होता ही क्या है सिवाय उसकी खूबसूरती और सुंदरता के। बस तू मेरी यह बात अपने पल्लू से बांध लेना। मैंने सोचा कि पहली रात ही तुझे ये बात बता दूं, क्योंकि आज से ही यह सब कुछ शुरू होने वाला है। आज अगर तू जीत गई तो हमेशा जीत तेरी ही होगी। लेकिन यह बात भी सच है कि औरत की जीत मर्द के सामने हार जाने में होती है। इसीलिए आज तुमने ऐसे हारना है कि तुम जीत जाए। मेरी जेठानी से मुझे इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं थी। वह तो बहुत खुलकर बातें कर रही थी,
पर जो भी कह रही थी सही कह रही थी। जाहिर है उसका तजुर्बा मुझसे ज्यादा था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह अपने पति के लिए ही तैयार होती और उसकी हर बात मानती थी। लेकिन मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मैं तो चाहती थी कि जल्दी जल्दी एक नन्हा मुन्ना सा बालक मेरी गोद में आ जाए, पर मैंने ये बात किसी को बताई नहीं थी। मेरी जेठानी ने मुझसे कहा कि यह ले, दूध का गिलास अपने मर्द को पिला देना, और हंसती हंसती वहां से चली गई। अभी तो वह बहुत हंस रही थी, पर मैं अभी यह भी सोच रही थी कि इसी औरत के साथ मुझे इस घर में रहना है और मिल बांट के सारे काम करने हैं। पर फिर सोचा कि सास से तो अच्छी ही है। मेरा शौहर कमरे में आया तो कुछ डरा डरा सा लग रहा था, घबराया हुआ था। साफ पता चल रहा था कि इसको जिंदगी में किसी लड़की ने घास नहीं डाली, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, बस मैं ही थी। चलो, यह भी अच्छी बात थी। हम लोग बहुत खुश थे। सुबह हुई तो मैं नहा धोकर बाहर आई। मेरी जेठानी ने कहा कि बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल किसी फूल की तरह खिल गई हो। आओ, मैं तुम्हें इस घर की रसोई दिखा देती हूँ। आखिर तुम्हारा ज्यादातर समय यही गुजरने वाला है। वह हंसने लगी और मैं सोचने लगी कि यह औरत बड़ी चालाक है। जब मैं रसोई की तरफ जा रही थी, मेरे जेठ जी बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ऐसा लगा कि अखबार की ओर से मुझे देख रहे हैं और एक ही पल में सर से लेकर पांव तक मुझे देखकर ये सोच रहे हैं कि मैं कैसी लग रही हूं। शादी के कुछ दिन बाद तक तो दुल्हन खूबसूरत ही लगती है, नई नई साड़ियां पहनती है, सूट पहनती है, मांग में सिंदूर होता है, हाथों में चूड़ियां होती हैं, कंगन होते हैं। उसके बाद में उसका रूप का मोह होने लगता है। मुझे बार बार ऐसा लगता था कि जैसे मेरा जेठ मुझे ही देखता रहता है, हर वक्त उसकी नजर मुझ पर होती थी। मेरी जेठानी ने कहा कि यह लो आटा और आटा गूंध लो। मैं परात जमीन पर रखकर बैठ गई और आटा गूंधने लगी तो देखा कि मेरा जेठ बिल्कुल मेरे सामने बैठा था और मुझे ऐसे देख रहा था जैसे टीवी पर कोई चैनल चल रहा है जिस पर उसकी मनपसंद फिल्म चल रही है। बस हाथ में पॉपकॉर्न पकड़ने की देरी थी। मैंने अपना पल्लू ठीक किया और यह सब मेरी जेठानी ने देखा तो उसने मुझे कहा कि तुम अंदर जाकर भाजी बना लो, मैं खुद ही आटे को गूंध लूंगी। वह जरा गुस्से से बोली थी। मैं उठकर किचन में चली गई। मैंने कहा कि ठीक है, और जैसे ही वह आटा गूंधने के लिए बैठी, उसका पति सामने से उठकर चला गया, जैसे कि उसकी मनपसंद का चैनल किसी ने बदल दिया हो। अगर मैंने ये सब कुछ नोट कर लिया तो फिर उसकी पत्नी ने भी किया होगा। यही वजह थी कि रात को उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि ये लोग तो बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं। उसने कहा कि हाँ भाभी, जरा तेज मिजाज की है, इसीलिए झगड़ा होता रहता है। भैया उसके साथ खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी निभा रहे हैं क्योंकि भाभी के घर वाले बहुत अमीर हैं, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। मेरी नौकरी भी उनकी वजह से लगी है, हमारे ऊपर बहुत कर्जा था, उन्होंने ही उतारा। ये जो घर में तुम्हें सारी चीजें नजर आ रही हैं, यह भी उनकी है, और मेरी नौकरी तो अभी लगी है। अभी तक मैं भाभी से पैसे लेता था, वह बहुत ख्याल रखती है। मैंने कहा, और आपके भाई वह कैसे हैं? उसने कहा कि भैया अच्छे हैं, बस थोड़े से सुस्त हैं। वही बात है, जिसकी बीवी अमीर हो और उसके घर वाले मदद करते हो तो फिर आदमी सुस्त हो जाता है, बस घर में पड़े रहते हैं। कभी काम पर चले गए, कभी नहीं गए, लेकिन मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। देख लेना, कुछ ही दिनों में मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा कि घर तो आपका अच्छा है, मुझे गाड़ी चाहिए। उसने कहा कि गाड़ी पर वह तो बहुत महंगी होगी और फिर उसका खर्चा भी होगा। मैंने कहा कि मुझे तो गाड़ी ही चाहिए। उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, हम अपनी पत्नी के लिए एक गाड़ी लेंगे जिसमें बैठकर खूब सैर सपाटा किया करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। मेरे पति ने मुझसे वादा कर लिया कि वह मेरे लिए गाड़ी जरूर लेगा और मैं भी बहुत खुश हो गई। मेरा पति जब घर से बाहर चला जाता था तो घर में मैं, मेरी जेठानी और जेठ जी ही होते थे। जैसे मेरे पति ने बताया, वह कभी काम पर जाते, कभी नहीं जाते, पूरा दिन घर में पड़े रहते, इधर उधर फिरते रहते और आते जाते मुझे देखते रहते थे। एक दिन तो मुझे गुस्सा ही आ गया और मैंने उनको सीधी सीधी बातें कह दी, क्योंकि मैं भी कोई आम लड़की नहीं थी। मेरे मुंह में जो आता था मैं बोल देती थी। मैंने कहा कि जेठ जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है, तो तुरंत लपक के मेरे पास आ गए और कहने लगे कि एक क्यों दो बातें करो,
हम तो इंतजार कर रहे थे कि तुम हमारी तरफ कब देखती हो, पर तुम्हें तो अपने पति से फुर्सत ही नहीं है। हम लोग घर के आंगन में खड़े थे जब यह बात कर रहे थे। मेरी जेठानी शायद छत पर कपड़े सुखा रही थी और ऊपर से यह सब कुछ देख रही थी। वह सुन तो नहीं पा रही थी कि हम क्या बोल रहे हैं, पर देख जरूर रही थी। मैंने कहा कि आप छुप छुप कर मुझे क्यों देखते रहते हैं, तो कहने लगे कि अरे हम तुम्हें कब देखते हैं। मैंने कहा कि आप देखते हैं, मैंने खुद देखा है। ये तो बहुत अजीब बात है, आपको मुझसे कोई बात करनी है तो सीधा सीधा बोल दीजिए। इस तरह देखने का क्या मतलब है। इस बात पर वे हंसने लगे और फिर कहने लगे कि अब अच्छी चीज को तो कोई भी देखता है ना, तुम हमें अच्छी लगती हो। जब हमारी पत्नी की शादी हुई थी और वह हमारे घर में थी, तो वह भी शुरू शुरू में बहुत खूबसूरत लगती थी। मुझे पता था कि मेरा जेठ मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी अभी भी तैयार होकर ही रहती थी। फिर वह ऐसे कैसे कह सकता था कि अब उसमें वह बात नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी नजरों को जरा संभाल के रखें और मुझे भी कम देखा करें। आपकी अपनी पत्नी बड़ी खूबसूरत है, उस पर ध्यान दिया करें। इतना कहकर मैं वहां से चली गई और मेरी जेठानी छत से नीचे आ गई। थोड़ी देर वह अपने पति से कोई बात करने लगी और उसके बाद सीधी रसोई में गई और मुझे कहने लगी कि मेरे पति से तुम क्या बात कर रही थी। मैंने कहा कि बस ऐसी ही कोई बात कर रही थी, और अगर बात कर ली तो क्या हो गया। तुम्हारा पति है तो मेरा जेठ भी तो लगता है, एक घर में रहते हैं, बात नहीं कर सकते। उसने कहा कि मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। एक घर में रहते हैं तो मजबूरी में रहते हैं। इस घर को बनाने वाली मैं हूं। मेरे माता पिता की पाई पाई लगी है इस घर पर, वरना इन दोनों भाइयों के पास था ही क्या। मैंने कहा कि हाँ, यह बात तो मुझे मेरे पति ने बताई है। उसने कहा कि बस तुम मेरे पति से दूर रहो और यह न समझना कि मैं तुम्हें ये बात तुम्हारी नफरत में कह रही हूं, तुम्हारे फायदे की बात है। मेरे पति से दूर ही रहना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शायद वह मेरे फायदे की ही बात कर रही थी, लेकिन मुझे तो गुस्सा आ गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस घर में मेरी मुकाबले में तो यही थी। इसका पलड़ा भारी था, ये घर इसके माँ बाप ने बनाया था और यह बड़ी भी थी, तो मुझे इसका हुक्म मानना पड़ता था। ये मुझ पर बार बार हुक्म भी चलाती थी। आसान काम खुद कर लेती थी, मुश्किल काम मेरे लिए छोड़ देती थी। मुझे नहीं लगता था कि मेरा इसके साथ इस घर में गुजारा होने वाला था। सोच लिया था कि या तो ये इस घर से जाएगी या फिर मैं अपने पति को लेकर अलग हो जाऊंगी। लेकिन मेरा पति कहता था कि साथ रहने में ही फायदा है, अलग हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके दिमाग में यह बात पता नहीं किसने डाली थी, पर मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, क्योंकि इस तरह से तो नहीं होने वाला था। जब मेरा पति काम पर चला जाता तो घर में मेरा जेठ ही होता था। एक दिन मेरी जेठानी मुझे कहने लगी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मैं क्यों आपके साथ चलूं? आपके घर वालों से मेरा क्या रिश्ता है? मुझे नहीं जाना। वैसे भी जब से शादी हुई है मैं तैयार होकर थक गई हूँ। आज मैं आराम से नहाऊंगी और बिना मेकअप के अपने घर में आराम करूंगी। मुझे पता था कि मेरी जेठानी मुझे अपने मायके लेकर क्यों जाना चाहती थी, क्योंकि घर में उसका पति और मैं अकेले होते हैं। जब मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया तो उसने जाकर अपने पति से कहा कि सुनो जी, तुम ही मेरे साथ चलो। घर में क्या करोगे? 666। वह लोग तुम्हारे भी संबंधी हैं, कभी उनसे भी व्यवहार रख लिया करो, कभी मिल लिया करो। उसने कहा कि मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, आज मेरी छुट्टी है। उसने कहा कि वह छुट्टी तो उन लोगों की होती है जो काम धंधे पर जाते हैं, आपकी तो रोज ही छुट्टी होती है। उसने कहा कि हाँ, बस रोज छुट्टी होती है ना, मेरी तो मुझे आराम करने दे। तू मेरे आराम से क्यों जलती है? जा अपने माँ बाप के घर जाकर उन्हें छोड़ मेरी। मैं बड़ी हैरान होती थी कि यह लोग तो ऐसे लड़ते थे जैसे एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन दुनिया वालों के सामने ऐसे बने हुए थे कि जैसे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। मेरी शादी पर एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया की मोहब्बत उनको ही है। और मैं भी बड़ी हैरान हुई थी। मैंने कहा था कि काश मेरा पति भी मुझसे ऐसे ही प्यार करें जैसे मेरा जेठ मेरी जेठानी से करता है, लेकिन मेरे पति को काम से फुर्सत ही कहाँ थी। सुबह जाता था तो रात के अंधेरे में घर आता था, रात को कहता था कि बहुत थक गया हूं और सो जाता था। जब मैंने कहा कि अभी हमारी शादी हुई है तो मुझे हनीमून पर ले जाओ,
तो उसने सीधा कह दिया कि हनीमून पर जाकर क्या करना है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पैसे भी लगेंगे और फायदा क्या। मैंने कहा कि हनीमून पर लोग फायदे के लिए जाते हैं क्या, हनीमून तो जरूरी होता है, और हमारे घर में कौन सी सास ससुर है जो हमें रोकें, हमें तो आजादी है, हम तो जा सकते हैं। सोचा तो यही था कि इस घर में मुझे किसी बात की परवाह नहीं होगी, क्योंकि न मेरी सास है न ससुर जी हैं। लेकिन मेरे पति और जेठानी ने यह कसर पूरी कर दी थी, क्योंकि मेरा पति मुझे कहीं लेकर नहीं जाता था। वह कहता था कि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है, और वक्त होता तो कहता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इधर मेरी जेठानी भी मुझ पर हुक्म चलाती थी। मैं अपने पति की मोहब्बत के लिए तरस कर रह गई थी। कितनी अजीब बात थी। कोई दूर से देखे तो यही सोचे कि इनकी तो अभी शादी हुई है, इनको तो एक दूसरे से फुर्सत ही नहीं होगी, और यहाँ पर यह हालत थी कि मेरा पति इस मामले में लापरवाह था। मेरी माँ कहा करती थी कि मर्द दो तरह के होते हैं, एक वह मर्द जिनको अपनी पत्नी से फुर्सत ही नहीं मिलती और वह हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके करीब आने के लिए मरते हैं, और एक ऐसे मर्द होते हैं जो सब कुछ बहुत नाप तोल के करते हैं, उनको अपने काम से ज्यादा प्रेम होता है और वह काम करना चाहते हैं, पत्नी को भी रखते हैं, लेकिन उसे अपने सर पर सवार नहीं करते। मुझे लगता था कि मेरा पति दूसरा वाला था, लेकिन ऐसे पति के साथ मेरी जिंदगी अच्छी कैसे गुजरती। मैं तो अभी जवान थी, मुझे तो मेरे पति का साथ चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि यह वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर हमने अभी मेहनत नहीं की तो हम बाद में पछताएंगे। और पति का प्रेम ये नहीं होता कि वह बस अपनी पत्नी के पास बैठे उसे प्यार करता रहे। अच्छा पति वह है जो उसकी सारी जरूरतों का ख्याल करे, और इसके लिए पैसे की जरूरत है तो अभी पैसा कमाना ही जरूरी है। पर धीरे धीरे मेरे जज्बात मुझ में प्रबल होने लगे, और फिर मेरे पास एक ऑप्शन भी था कि मेरा जेठ ऐसा इंसान था कि अगर मैं उसे एक इशारा करती तो वह मेरे कदमों में बैठ जाता। कुछ दिन बाद फिर से ऐसा हुआ कि मैं घर में अकेली थी, और मेरा जेठ भी उसने ही मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगा कि पानी पिला दो। मैं पानी का गिलास लेकर गई। जब मैंने गिलास उसे पकड़ाया तो उसने मेरी बाजू ही पकड़ ली। करना तो मुझे यह चाहिए था कि मैं उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारती और कहती कि यह क्या हरकत है, तुमने मेरी बाजू क्यों पकड़ी है, लेकिन मैंने भी अपने आप को उसके हवाले कर दिया। शाम हुई तो मेरी जेठानी आई। वह कभी भी अपने मायके जाती तो रात नहीं रहती थी, इसलिए शाम में उसने आना ही था। कहने लगी कि पूरा दिन क्या करती रही हो तुम। मैंने कहा कि खाना बना दिया था और उसके बाद मैं सो गई थी। कहने लगी कि मेरा पति क्या कह रहा था। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो अपने कमरे में आकर सो गई थी। वह मुझसे पूरी रिपोर्ट मांग रही थी। जाहिर है उसे भी अपने पति के बारे में पता था, लेकिन मैं मन ही मन हंस रही थी कि अब तुम रिपोर्ट मांगो या रिपोर्ट कार्ड मांगो, जो होना था वह तो हो गया। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब वह दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा नहीं करते थे। उनके झगड़े की वजह से हम लोग आधी आधी रात तक जागते रहते थे, क्योंकि इतने शोर में नींद नहीं आती थी। झगड़ा करके फिर सो जाते थे। माना कि जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन जब आप किसी जवान लड़की से शादी करो तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसकी भी कोई जरूरत है, और फिर शादी करता ही क्यों है आदमी। मेरे पति को यह सब कुछ नहीं पता था। अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैंने इस रिश्ते का चोर दरवाजा तलाश कर लिया था और मैं वहां चली भी गई थी। एक दिन मेरे पति का मूड बहुत अच्छा था। कहने लगा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और मेरा पहला प्रोजेक्ट था वह खत्म हो गया है, और अब मेरे पास वक्त ही वक्त है। अब मैं तुम्हें सारा टाइम दूंगा और हम दोनों अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करेंगे। वह बोल रहा था और मुझे उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं कहीं खोई हुई थी। उसने कहा, क्या बात है, तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रही? तो मैंने कहा कि मैं बहुत थक गई हूं, मुझे नींद आ रही है। उसने कहा, क्या यार, आज तुम सोने की बात करती हो? अब मुझे कोई काम नहीं है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। आपकी जेठानी को अपने पति से झगड़ा करने के अलावा और कोई काम है नहीं, सारे घर का काम मुझे करना पड़ता है। मेरे पति ने कहा, काम को क्यों याद कर रही हो, तुम तो जवान हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी चाय बनाकर लाता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लो, तुम बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी।
फिर उसके बाद जो मैं कहूँ वह बोल रहा था। मैंने कहा, नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही है, मेरी नींद उड़ जाएगी चाय पीने से। मुझे सोने दे। मैं तो अपने पति से बदतमीजी करने लगी और सो गई। उसको भी समझ आ गई थी कि शायद मैं नाराज हूं, लेकिन यह नाराजगी नहीं थी। अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरा पति और मेरी जेठानी नाश्ते के टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मेरी जेठानी ने मेरे पति के लिए नाश्ता बनाया था। वह मुझे देखकर किचन में चली गई तो मेरे पति ने कहा, मेरे लिए नाश्ता बनाने का काम तुम्हारा है, भाभी जी का नहीं। मैंने कहा, उसने बना दिया तो क्या हुआ, मैं भी तो इतने सारे काम करती हूं। मेरे पति ने कहा, घर तुम्हारा ही है, लेकिन आज कल तुम्हें नींद बहुत ज्यादा आती है। अब मेरा पति मेरे पीछे पीछे फिरता था, लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत नहीं थी और शायद उसे ये बात जल्दी समझ आ गई। एक दिन रात को सो रही थी। जब मैंने करवट बदली तो मेरी आंख खुल गई और मैं यह देख के हैरान रह गई कि मेरा पति मुझे देख रहा था। मैं तो डर ही गई। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? कहने लगे कि कुछ नहीं है, बस ये बताना चाहता था कि मैं जो इतने दिन से तुमसे दूर था, तुम्हारे लिए ही था, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे के बिना जिंदगी नहीं गुजरती है। मैंने कहा, ये तो ठीक ठाक बात है, चले सो जाएं, कल बात करेंगे। मैं मुंह दूसरी तरफ करके सो गई और इस बात पर सोचने लगी कि ये मुझे इतना गौर से क्यों देख रहा था। कुछ दिन मेरे पति को मुझसे बहुत प्यार आ रहा था, मेरे पीछे फिर रहा था, लेकिन फिर मुझे पता था कि इसका यही काम है, इसको मेरे से ज्यादा, इस रिश्ते से ज्यादा पैसे कमाने की पड़ी है, तो बस फिर यहां ही लगा रहे। पर एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा पति जब घर आया तो मेरी जेठानी उसके साथ थी। वह सुबह से घर पर नहीं थी। मुझे लगा कि अपने मायके गई होगी, लेकिन वापस उसके साथ आई थी। तो मैंने कहा था, मेरे पति के साथ कहाँ गई थी? कहने लगी कि कहीं गई नहीं थी, मुझे वापस आना था और यह उधर से गुजर रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे अपने साथ लेता जा। मैंने कहा, अच्छा। वो कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारे पति के साथ आ गई तो तुम्हें ये बात बुरी लगी क्या? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो यूं ही पूछा था। उसने कहा, हाँ, ऐसी बात को कभी दिल पर लेना भी नहीं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तुम्हारा पति सिर्फ 17 साल का था। मैंने उसके साथ बहुत समय गुजारा है, बहुत कपड़े इस्त्री किए हैं, खाना बनाकर दिया है, उसे कॉलेज भेजा है। मेरे लिए वह मेरे छोटे भाई जैसा है, जैसे मेरा पति तुम्हारे बड़े भाई जैसा है। मेरी जेठानी ने यह बात क्या कही? मैं खड़े होकर पानी पी रही थी। पानी मेरे गले में ही फंस कर रह गया। उसने कहा, अरे क्या हो गया, ठीक तो हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। जब उसने कहा कि मेरा पति तुम्हारे बड़े भाई जैसा है, तो इस बात पर मैं चौंक गई थी, क्योंकि उसके पति के साथ मेरे संबंध बहुत आगे निकल चुके थे। वह मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे उसके दिल में कोई बात है, पर मुझे पता था कि हम दोनों के बारे में उसे कभी पता नहीं चल सकता था। हम इस बारे में बहुत सतर्क रहते थे और अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ते थे। वैसे भी जो इंसान इस तरह का काम करता है, वह इस बारे में बहुत सोच समझ के ही सब कुछ करता है। मेरी जेठानी को शक तो हो सकता था, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिल सकता था और मुझे नहीं लगता था कि उसे शक हुआ था, वैसे ही कह रही थी। एक रात मेरा पति घर नहीं आया। मैं ज्यादा परेशान तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था तो वह घर न आया हो। और उसी रात मेरी जेठानी भी अपने मायके रुक गई थी। इस बात पर हम बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि आज हमें खुलने का मौका मिल गया। मेरा जेठ कहने लगा कि वह कभी अपने मायके रात के नहीं रुकी, आज क्या हो गया? फिर थोड़ी देर बाद ही उसे उसकी पत्नी की फोन आई। उसने कहा, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं रुक गई हूं। तो इस बात पर हंसने लगा और कहने लगा कि आज तो मम्मी जी ने हमारी पार्टी करवा दी। हम दोनों बहुत खुश हो गए। ये दिन भी इसी तरह गुजर गया। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तू अपने पति के साथ खुश है? तो मैंने कहा कि हाँ, बहुत खुश हूं, सब कुछ ठीक है। उसने कहा कि लेकिन कल वह तेरे पापा जी से मिले थे, तो पापा जी कह रहे थे कि वो परेशान लग रहे थे। मैंने सोचा कि तूने कहीं उनके साथ झगड़ा तो नहीं किया। मैंने माँ को कहा, झगड़ा करने का वक़्त कहाँ है आपके दामाद के पास, हर टाइम तो अपने काम में लगे रहते हैं। उसने कहा कि काम में लगा रहता है तो अच्छी बात है, तूने अपनी जेठ को नहीं देखा, हर टाइम घर पर पड़ा रहता है, बीवी से झगड़े करता रहता है। जब उन्होंने मेरे जेठ जी के बारे में इस तरह की बातें की
तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि अम्मा, क्यों उसके पीछे पड़ी हो, छोड़ तो उसको। वो कहने लगी कि अपने पति की तो बुराइयां कर रही है, जेठ के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं सुन पाती, कैसी हरकतें कर रही है। मैंने कहा कि आप नहीं समझोगी। सुबह से शाम हो गई, मैंने अपने पति को नहीं देखा था, लेकिन मुझे देखने का कोई शौक भी नहीं था। फिर उसका फोन आया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, तुम घर के सबसे बड़े कमरे में चली जाओ। मुझे अपने पति से वैसे तो कोई मतलब नहीं था, तो आई सॉट फो, लेकिन जब सरप्राइज का सुना तो खुश हो गई कि चलो कुछ मिल तो जाएगा। घर का सबसे बड़ा कमरा सामने ही था, वाकई बहुत बड़ा कमरा था, इसलिए हम उसे घर का बड़ा कमरा कहते थे। जब मैं उस कमरे में गई तो अंदर दाखिल होने के 2 फुट बाद एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था और सामने मेरा जेठ खड़ा था। मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सबके सामने तो मैं उससे इसी तरह बात करती थी। उसने कहा, तुम्हारे पति ने कहा है कि कोई सरप्राइज है और मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने कहा, हाँ, मुझे भी यही कहा है। फिर मैंने सोचा कि उसने कार ली होगी और मेरे जेठ को भी कार का बहुत शौक है, इसलिए उसको भी बुलाया होगा। इस बात पर मैं हंसने लगी और मैंने अपनी जेठ को धीरे से कहा कि गाड़ी है इस पर्दे के पीछे। उसने कहा कि अच्छा, इतने पैसे हैं तुम्हारे पति के पास? मैंने कहा, हाँ, उसके पास तो पैसे हैं, लेकिन यह तुम्हारे पास जो है उसके पास नहीं है। उसने कहा, ऐसे नहीं करो, कहीं कोई सुन न ले। हम दोनों हंसने लगे और थोड़ी देर के बाद मुझे मेरे पति की आवाज पर्दे के पीछे से आई। उसने कहा कि पर्दा हटाकर इधर आ जाओ मेरी जान। मैंने अपने जेठ से कहा कि चलो मिलकर पर्दा हटाते हैं। हमने पर्दा हटाया तो सामने जो हो रहा था वह देखकर हम लोग हैरान रह गए। मेरे जेठ को तो गुस्सा आ गया, वह गुस्से से लाल पीला हो गया और मैं भी हैरान रह गई, क्योंकि पर्दे के पीछे एक सोफा पड़ा था, आसपास फूल लगे हुए थे और उस सोफे पर मेरा पति और मेरी जेठानी एक दूसरे की बाहों में बैठे थे। उसने कहा कि यह सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तो मेरा जेठ आगे बढ़ा और उसने मेरी जेठानी के मुंह पर थप्पड़ मारने की कोशिश की कि मेरे पति ने उसका हाथ रोक लिया। उसने कहा कि तुम तो बड़े भैया के नाम पर कलंक निकले, मेरी ही पत्नी के साथ तुमने ये सब कुछ किया। मैं यह सब देखकर हैरान रह गई। जब जेठ ने कहा कि तो संभाल के रखना था ना अपनी पत्नी को, ये खुद आई थी मेरे पास और सारा कसूर मेरे पर डालकर बातें करता वहां से निकल गया। मेरी जेठानी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और उसने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा और तुमने मेरे साथ यह किया, बुरा लगा ना तुम्हें? ये सब देखकर इसी तरह हमें भी बुरा लगा, क्योंकि हमें भी ये सब पहले ही पता चल गया था। उस दिन जब हम दोनों घर से बाहर गए थे तो घर में कैमरा लगा कर गए थे ताकि देख सकेंगे तुम लोग क्या करते हो। 1313 और तुम लोगों की सारी हरकतें सबूत के तौर पर हमारे पास है। अब हम उसे इस्तेमाल करके तलाक का मामला करेंगे और तुम लोगों से तलाक लेकर एक दूसरे से शादी करेंगे, क्योंकि तुम लोग हमारे काबिल थे ही नहीं। मैं हैरान रह गई, मेरे साथ तो बहुत बुरा होने वाला था। मैं अपने पति से माफी मांगने लगी, पर उसने मुझे पीछे की तरफ धक्का दे दिया और कहा कि अपने घर चली जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मेरी जेठानी ने मेरे जेठ पर तलाक का मामला कर दिया और मेरे पति ने मुझ पर, हम दोनों को तलाक भी हो गया। 6 महीने तक सभी समाज की बातें सुनी थीं। फिर सोचा कि अपने जेठ से दूसरी शादी कर लूंगी। जब उसे कहा, उसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं अब अकेले जीवन गुजारना चाहता हूँ, तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मुझसे तो फिर कोई भी शादी नहीं करेगा। मेरे अपने माता पिता भी मुझसे नाराज थे, बस मुझे घर में रखा हुआ था क्योंकि बाहर नहीं फेंक सकते। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी अच्छी पत्नी मेरी जिंदगी से चली गई, वह मेरे सारे खर्चे भी उठाती थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही आदमी था जिसने कहा था कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यूं मैंने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मेरे पति ने मेरी जेठानी से शादी कर ली, अब वह दोनों उसे घर में रहते हैं और गाड़ी में फिरते हैं। मेरा पति बहुत खुश है और सुना है कि उनके यहाँ संतान भी होने वाली है। मेरी जेठानी उससे उम्र में बड़ी है, लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं। वह दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं और मुझे पूरा दिन अपने घर वालों की बातें सुनना पड़ता है। मेरे खानदान वाले भी अलग अलग बातें करते हैं।
वह कहते हैं कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ क्योंकि मैंने अपने ही जेठ के साथ चक्कर चलाया। मेरे जेठ को कोई बुरा नहीं कहता क्योंकि समाज में गलती हमेशा औरत ही होती है। अब आप लोग बताएं कि मैं क्या करूं। मुझे पता है मैंने बहुत बुरा किया है, लेकिन क्या आप लोग मुझे तसल्ली नहीं देंगे?